तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, देखो क्वांटम संख्याएं। ठीक है, ये क्या होती है, इनको समझने से पहले आपको बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। हालांकि कुछ बच्चे तो उन चीजों को जानते हैं, लेकिन कुछ बच्चे तो कुछ नहीं जानते जो आज ही जुड़े हैं, उन्हें तो कुछ ABCD भी नहीं पता है। तो वो कोशिश करें इसको समझने की। ठीक है, देखो किसी भी परमाणु के अंदर हमेशा दो चीजें होती हैं, एक होता है नाभिक और एक होता है कक्षा। ठीक है, इस चीज को समझें पहले, क्योंकि इसी से ये क्वांटम संख्याएं समझ में आएंगी। ये इसका नाभिक है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन इस तरह से कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये जो होती है इनको हम बोलते हैं कक्षाएं। जैसे मैंने 1 2 3 4 कक्षाएं बना दी, इनके कक्षाएं, कक्षा या कोष भी कहते हैं, कोष या ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर। और इनको हम के, एल, एम और एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और कक्षा, जैसे ये पहली कक्षा है तो इसके लिए मैं n बराबर 1 मानता हूं, दूसरी कक्षा के लिए 2, तीसरी के लिए 3, चौथी के लिए 4, और यदि 5वीं होती तो अपन 5 मानते। ठीक है, अब इतना तो वैसे सब जानते होंगे, लेकिन हमने एक 2n² नियम भी पढ़ा है। 2n² नियम, ये क्या कहता है 2n² नियम बच्चों? जैसे मैं कहूं कि k कोष, तो k कोष में n बराबर 1 होता है, तो बताओ 2n² बराबर क्या होते हैं? ये 2n² नियम ये कहता है कि किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। 2n² नियम क्या कहता है? अधिकतम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर किसी भी कक्षा में कितने हो सकते हैं? 2n²। जैसे n बराबर 1 रखूं तो 2n² का मान कितना आएगा? 2, क्योंकि एक यहाँ रखूंगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 × 2। एल कोष में n बराबर कितना होता है? 2, और 2n² नियम से कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। और m कोष में n बराबर होता है 3, 2n² नियम से 3 रखो, 3 दूनी 6 और नहीं 3 3 9, 9 दूनी 18, और n कोष में n बराबर होता है 4, तो 2n² नियम से 4 चौक 16 दूनी 32। ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2, अधिकतम इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में। इसमें कितने आ गए? 8, इसमें कितने आ गए? 18, और इसमें कितने आ गए? 32। और अगला होता तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाती? जैसे 5 होता तो 5 25 दूनी 50। इतनी चीज मैं कई बार समझा चुका हूं, लेकिन कुछ नए बच्चे हैं उनको ये समझे। क्वांटम संख्या हमें क्या जानकारी देती है? देखो, एक तो क्वांटम संख्या होती है 4 प्रकार की। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, और चुंबकीय क्वांटम संख्या, और एक लास्ट होती है चक्रण क्वांटम संख्या। ये सारी क्वांटम संख्या हमें इलेक्ट्रॉन के विषय में संपूर्ण जानकारी देती है। संपूर्ण जानकारी का मतलब, कुछ क्वांटम संख्याएं जैसे ये बताती हैं कि ये इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में घूम रहा है, कुछ क्वांटम संख्या उसकी ऊर्जा बताती हैं, कुछ उसका उपकोष बताती हैं, और एक क्वांटम संख्या उसका कक्षक बताती है, कक्षक। तो देखो क्या क्या बताती है वो मैं तुम्हें बताऊं। कोष के विषय में जानकारी देती हैं, और उपकोष के विषय में जानकारी देती हैं, और कक्षक के विषय में जानकारी देती है, और उसके चक्रण के विषय में जानकारी देती है कि चक्रण कैसा है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज के लिए तीर का चिन्ह ऐसे, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए तीर का चिन्ह ऐसे। मतलब ये 4 क्वांटम संख्या हमें 4 तरह की जानकारियां देती है। तो हम कहें कि क्वांटम संख्याएं क्या है, तो आप कहोगे कि सर क्वांटम संख्याएं इलेक्ट्रॉन के विषय में संपूर्ण जानकारी देती है, क्योंकि अलग अलग क्वांटम संख्या अलग अलग चीज की जानकारी देती है।
और इनकी खोज अलग अलग वैज्ञानिकों ने की, किसी ने बोर ने की, किसी ने समरफील्ड ने की, मतलब अलग अलग वैज्ञानिकों ने ये अलग अलग क्वांटम संख्याएं दी, जिनको सबको मिला दिया जाए, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या किसी और ने दी, द्विगंशी किसी और ने दी, चुंबकीय किसी और ने दी, और सबको मिला दो तो वो बन गई एक क्वांटम संख्या। ये हमें संपूर्ण जानकारी देती है। अब देखो ये किस तरह से हमें जानकारी देती है, वो ध्यान से समझना। ये कुछ इस तरह से जानकारी देती है, जैसे मान लो आपने कोई लंबा चौड़ा घर खरीदा, क्या खरीदा? होम। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एक होम खरीदा, घर, जिसमें कई सारे पोर्शन थे, बहुत सारे पोर्शन, जैसे कुछ पोर्शन ऐसे थे जिनमें एक कमरा था, कुछ पोर्शन ऐसे थे जिनमें 3 कमरे थे, कुछ पोर्शन ऐसे थे जिनमें 5 कमरे थे, है ना, और कुछ पोर्शन ऐसे थे जिनमें 7 कमरे थे। ठीक है, इस तरह के कुछ पोर्शन थे इस घर में, बहुत सारे पोर्शन थे। मान लो एक कमरे वाले घर को उन्होंने एस नाम दिया, क्या दिया? एस। इसका उन्होंने पी नाम दिया, इसका डी दिया, इसका एफ दिया, और आगे भी होंगे, हो सकता है, अपन 4 समझ लेते हैं अभी फिलहाल। ठीक है, एस पी डी एफ। और जानकारी के लिए मैं बता दूं, इनके जो साइज है वो सबके अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट। इसकी आकृति होती है गोलाकार, इसके कमरे की गोल बनाया है, और इसकी आकृति दी डमरू के आकार की, और इसकी आकृति थी डबल डमरू के आकार की, और इसकी आकृति अनिश्चित और जटिल, जिसको बना नहीं सकते। ये फिक्स है इनकी आकृति है। ठीक है, तो घर के अंदर कौन थे? ये पोर्शन। ये पोर्शन है, बहुत सारे थे, और इन पोर्शनों के अंदर इन पोर्शनों के अंदर इन पोर्शनों के अंदर होते हैं कक्षक, है ना, यानी कि घर के अंदर कुछ कक्षक थे। जैसे मान लो, मैं कक्षक पहले बना देता हूँ, एक सेकंड। ये पोर्शन है, इन पोर्शनों के नाम थे एस, पी, डी और एफ। चीज मैंने वही बनाई है। ठीक है, ये पोर्शनों के अंदर कौन थे? ये ओम के अंदर कौन से पोर्शन बने हुए थे? इनके नाम है एस, पी, डी, एफ। केमिस्ट्री की भाषा में इनको हम उपकोष कहते हैं। क्या बोलते हैं? उपकोष। ठीक है, और इनको हम बोलते हैं कोश या कक्षा। ठीक है, कोश या कक्षा, ध्यान से समझना, अभी समझ में आएगा। यानी कि होम है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? कोश, और इसके अंदर कौन है? उपकोष, जिनके नाम क्या है? एस, पी, डी, एफ। इसकी आकृति गोलाकार, डमरू के आकार, डबल डमरू, और इसकी अनिश्चित और जटिल। इनके अंदर होते हैं कक्षक। इनके अंदर कौन होते हैं? कक्षक। ठीक है, और कक्षक कैसे? इसके अंदर एक कक्षक, एक कमरा, इसके अंदर 3 कक्षक अभी बनाए थे मैंने, और इसके अंदर 5 कक्षक, और इसके अंदर 7 कक्षक। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था? आपका घर था, उसके अंदर कौन थे? पोर्शन बने हुए थे, जिनके नाम है एसपीडी एफ। और पोर्शनों के अंदर कौन रहते हैं? कक्षक। और कक्षकों में, यानी कि जो कमरे हैं, उनमें कौन रहता है? आदमी। और एक कमरे में स्पेस था सिर्फ 2 लोगों का। कितने? 2। यानी कि एक कक्षक में ओनली 2 स्टूडेंट रह सकते हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे इसमें भी 2 रह सकते हैं अधिकतम। देखो, कम तो रह सकते हैं। मैं तुमसे कहूं कि होटल में जो रूम है, उनमें सब में 2-2 का बेड है, 2-2 का सिस्टम बना हुआ है। लेकिन तुम बताओ, क्या एक आदमी रुकने जाएगा तो होटल मालिक मना कर देगा कि नहीं मैं नहीं दे रहा? देगा। तो जरूरी नहीं है कि ये 2 हो तो ही है, एक होगा तो भी है। यानी एस का कमरा है जिसमें एक भी रह सकता है, 2 भी रह सकता है, पर आईएस क्षमता इसकी कितनी है? 2 की है। अब तुम ध्यान से देखो,
ये समझ लो क्वांटम संख्या आप समझ में आ जाएंगी। कोश की जानकारी देती है पहली क्वांटम संख्या, उपकोश की जानकारी देती है दूसरी क्वांटम संख्या, कक्षक की जानकारी देती है तीसरी क्वांटम संख्या, और कक्षकों के अलग इलेक्ट्रॉन जो भरे हुए हैं ऊपर और नीचे, इसकी जानकारी देती है चौथी क्वांटम संख्या। तो सबसे पहले आपने एक घर खरीदा, उसके अंदर बहुत सारे पोर्शन बने हुए थे जिनके नाम थे एसपीडीएफ, और उन पोर्शनों के अंदर कौन थे, कमरे, जिनको हम केमिस्ट्री में क्या बोलेंगे, कक्षक, और कक्षकों के अंदर कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, और अपनी भाषा में हम क्या बोलेंगे, उन कमरों में कौन रहता है, आदमी। अब मैं जब क्वांटम संख्या पढ़ाऊंगा तब तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अब तुम खुद समझ गए होगे क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन के विषय में संपूर्ण जानकारी देती है। संपूर्ण जानकारी का मतलब इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पर उपस्थित है ये बताती है। इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मैंने तुमसे कहा कहाँ रहते हो, तो एक ने कहा इंडिया में, तो ये संपूर्ण जानकारी तो नहीं है। ऐसे ही आपने इलेक्ट्रॉन के विषय में पूछा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, तो तुमने कह दिया सर कक्षा के अंदर रहता है, लेकिन ये उसकी संपूर्ण जानकारी तो नहीं है। वो पूछेगा कक्षा में कहाँ रहता है, तुम कहोगे उपकोष में। उपकोष में कहाँ रहता है, उपकोष में कहाँ होगा, उपकोष में होगा जैसे एसपीडीएफ, किसमें होगा, ये हमें पता होना चाहिए। माने इंडियन कहने से तुम्हारा ये थोड़ी पता चलेगा कि तुम शिवपुरी में रहते हो, तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि शिवपुरी में आप किस कॉलोनी में रहते हो, तब तुम्हारी संपूर्ण जानकारी हुई। उसी एड्रेस पे आदमी आ सकता है, इंडियन कहने से थोड़ी, मध्य प्रदेश में कहने से थोड़ी हो जाएगा, तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि तुम किस कॉलोनी में रहते हो। ऐसे ही ये क्वांटम संख्या क्या जानकारी देती है, क्वांटम संख्या हमें इलेक्ट्रॉन के विषय में संपूर्ण जानकारी देती है। चलिए ये डेफिनेशन आप लिख देना, वे संख्याएं जो परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी अर्थात उसकी स्थिति, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, किस स्थिति में है, किस पोजीशन में है, फर्स्ट ऊर्जा स्तर में है या सेकंड में है या थर्ड में है। दूसरी चीज ये क्या, कक्षक के विषय में, यानी किस कक्षक में है, एस वाले में है, पी वाले में है, डी वाले में है, एफ वाले में है, और किस उपकोष में है। भाई कक्षक तो तभी पता चलेगा जब उपकोष पता चलेगा, यानी कक्षक, उपकोष, कोष और उसकी ऊर्जा के विषय में जानकारी देती हैं, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। ये चार प्रकार की होती है। पहली क्वांटम संख्या है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी का नाम, पहले चारों क्वांटम संख्या लिख लो। पहली है मुख्य क्वांटम संख्या, सब लिखो, मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरी है दिगंशी क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या। और तीसरी है चुंबकीय चुंबकीय क्वांटम संख्या। और चौथी है चक्रण क्वांटम संख्या। ये चारों क्वांटम संख्या हमने पढ़ ली, समझ लो हमें सब कुछ, बहुत कुछ समझ में आ गया। ये जो यूनिट है ना, ये चारों क्वांटम संख्याओं में आधी से ज्यादा है, ठीक है, ये समझ में। और ये पेपर में भी आती है, कोई भी दो पूछता है एक साथ, पूरी तो नहीं पूछेगा पर कोई भी दो क्वांटम संख्या पूछ सकता है, ठीक है। चलो पहले हेडिंग डाल लो, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। और इंग्लिश में भी इसको आप चाहो तो लिख सकते हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। अच्छा, इस क्वांटम संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं, किससे, स्मॉल n से। तुमने देखा होगा हम न्यूट्रॉन को भी n से करते थे, लेकिन न्यूट्रॉन का संकेत 0n1 था, और ये खाली n है। ये जो n दिख रही है ना, ये जो n है, ये मुख्य क्वांटम संख्या का ही संकेत है। अब तुमसे कभी कोई पूछे कि कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसमें अपन n बराबर 1 2 3 मानते हैं, ये क्या है, अभी तक मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि ये क्या है। अब तुम खुद कह सकते हो
कि ये क्या है, कह देना ये मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, चलिए मुख्य क्वांटम संख्या से हमें एक एक से पढ़ेंगे। मुख्य क्वांटम संख्या से हमें क्या जानकारी मिलती है ये आप लोग देखना। देखो पहला आपने सबने हेडिंग डाल लिया होगा, यानी इस क्वांटम संख्या से हमें कोशों के विषय में जानकारी मिलती है। किस विषय में? कोशों के विषय में जानकारी मिलती है। कोशों के विषय में जानकारी मिलती है। कोशों के विषय में हमें जानकारी मिलती है इस क्वांटम संख्या से, और इसे हम स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या को। ठीक है, और एन के मान से, यानी कि जो एन का मान है, इससे हमें निम्न जानकारियां प्राप्त होती है। पहली जानकारी हमें क्या प्राप्त होती है? देखो इलेक्ट्रॉन जो कोशों के अंदर, जो कोशों के अंदर चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं, इनके विषय में हमें जानकारी मिलती है कि किस तरह से ये किस कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। जैसे मैं तुमसे कहूं कि n बराबर 1 हो, यदि तुम्हें मुख्य क्वांटम संख्या का मान पता हो तो तुम कोश बता सकते हो। जैसे मैं कहूं n बराबर 1 है, तो इसका अर्थ है n बराबर 1 का अर्थ, बोलो इसका अर्थ कौन सा कोश हुआ? n बराबर 1 का अर्थ क्या है? n बराबर 1 का अर्थ है के कोश या फिर कक्षा। कोश को अपन कक्षा भी बोलते हैं। यदि मैं कहूं n बराबर 2 है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है एल कोश। मैं कहूं n बराबर 3 का अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? एम कोश। मैं कहूं n बराबर 4 का अर्थ क्या है? एन कोश। तो हमने कोश के विषय में जानकारी देती है ये संख्या। यदि हमें मुख्य क्वांटम संख्या के मान बता दे कोई, तो हम क्या बता सकते हैं? कोशों के विषय में बता सकते हैं कि ये किस कोश की बात कर रहा है। इतना समझ में आया बच्चों? हाँ, छोटी सी चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरे पॉइंट में क्या जानकारी देती है? अच्छा, नोट्स भी तुम्हारे पास रखे हैं, मैंने पहले से ही कल ही भेज दिए थे। ठीक है, चाहो तो 2-4 पेज तुम बना भी सकते हो रोज पहले ही। ठीक है, अब तुम देखो किसी कोश में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या का ज्ञान भी इसी क्वांटम संख्या से होता है। यानी कि किसी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये हमें कौन सी क्वांटम संख्या बता सकती है बच्चों? मुख्य क्वांटम संख्या। कैसे? यदि हमें n कोई बता दे तो हम ये बता सकते हैं कि किसी कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे मैंने n बराबर 3 बता दिया, तो बताओ कौन सा कोश? आप कहोगे सर m कोश। मैं कहूंगा अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, मैंने तुम्हें मुख्य क्वांटम संख्या बताई है, तुम कहोगे अभी बताता हूँ। 2n² में आप n का मान रखोगे, यानी n का मान रखते ही क्या हो गया? 3, 3 त्रिक का 9 और 9 दूनी 18। आप अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या m कोश में निकाल पाए, कितनी? 18। बताओ किसकी वजह से बता पाए? मुख्य क्वांटम संख्या की वजह से। तो ये हमें क्या बताती है बच्चों? किसी भी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, ये जानकारी हमें कौन देता है? मुख्य क्वांटम संख्या हमें ये जानकारी देती है। देखो मैं यहाँ फिर से निकालता हूँ। किसी कोश में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या का ज्ञान कराती है। किसी कोश में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या ज्ञान हमें कराती है? कौन? मुख्य क्वांटम संख्या। यानी इसका ज्ञान देती है कि किसी कोश में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और ये हम जानते हैं कि किसी कोश में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं?
कुल इलेक्ट्रॉन होते हैं 2n²। टोटल तो 2n² ही होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 1 है, तो मुझे इसमें कुल इलेक्ट्रॉन बताओ। यानी कि n बराबर 1 है तो k कोश में कुल इलेक्ट्रॉन बराबर कितने होते हैं 2n²। n की जगह कितना रख दूं 1, तो कितने आ गए 2। यदि मैं कहूं n बराबर 2 है तो L कोश में कुल इलेक्ट्रॉन बराबर कैसे निकालोगे? इसमें n की जगह 2 रखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यदि मैं कहूं n बराबर मुख्य क्वांटम संख्या मैंने 3 दे दी, तो आप क्या लिखोगे? m कोश में कुल इलेक्ट्रॉन बराबर रखोगे 3, 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18। और यदि n बराबर 4 रखूं तो n कोश में कुल इलेक्ट्रॉन बराबर 4 रखो, 4 चौक 16, 16 दूनी 32। मतलब आपको यदि कोई मुख्य क्वांटम संख्या दे दे तो आप 2 चीजें बता सकते हो। क्या क्या? पहली चीज आप बता सकते हो कोश के विषय में कि कौन सा कोश है। जैसे n बराबर मैंने 4 कहा, तुरंत तुम्हारा दिमाग जाएगा कि सर n कोश है। मैं कहूं तुमसे इनमें कुल इलेक्ट्रॉन बताओ, तो कुल इलेक्ट्रॉन और कोश दोनों चीजें आप बता सकते हो। जैसे n बराबर मैंने 4 दे दिया मुख्य क्वांटम संख्या, तो इसमें तुरंत आप बता दोगे 4 चौक 16 और 16 दूनी 32। बोलो मुख्य क्वांटम संख्या यहां तक समझ में आ गई क्या? सबसे पहले बच्चों कौन होता है? कोश होते हैं। ये मैंने घर बना दिया कोश। ये कौन से होते हैं कोश? के, एल, एम और एन। इनके अंदर कौन जाता है? उपकोश। और उपकोश कौन कौन से होते हैं? एस, पी, डी और एफ। इनके अंदर बच्चों कौन होते हैं? इनके अंदर उपकोशों के अंदर होते हैं कक्षक। ठीक है, कक्षक। और जो कक्षक होते हैं वो कैसे होते हैं? एस में होता है 1 कक्षक, पी में होते हैं 3 कक्षक, ठीक है ये, और डी में होते हैं 5 कक्षक, और एफ में होते हैं 7 कक्षक। ठीक है। सबसे पहले कोश के विषय में कौन सी संख्या ने दी हमें जानकारी? मुख्य क्वांटम संख्या। अब बारी आती है उपकोश के विषय में जानकारी देने की। तो दूसरी हेडिंग डाल लो, दिगंशी क्वांटम संख्या। दिगंशी क्वांटम संख्या। भले ही 1 पढ़ पाए या 2 पढ़ पाए, लेकिन पढ़ना उतना है जितना हमें समझ में आ जाए। ऐसा नहीं है कि मैं सिलेबस हाल चारों करा दूं और समझ में एक भी नहीं आई। अपन ने एक पढ़ी, पूरी तरह से याद हो गई अच्छे से, अब दूसरी पढ़ रहे हैं। एक तो दिगंशी क्वांटम संख्या को हम स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं, ये ध्यान रखो हमेशा। स्मॉल एल से ही रिप्रेजेंट, कैपिटल एल से नहीं करते, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और यह क्वांटम संख्या हमें उपकोशों के विषय में जानकारी देती है। यानी कि उपकोश के विषय में लिख लिया करो, मैं भी तो लिख रहा हूं, विषय में जानकारी देती। यह क्वांटम संख्या हमें उपकोश के विषय में जानकारी देती है। और उपकोश क्या होते हैं? एस, पी, डी और एफ, इनके विषय में जानकारी देती है। और दूसरी चीज, इसको हम एल से प्रदर्शित करते हैं, एल से प्रदर्शित करते हैं।
ठीक है। अब आती है बात के एल के मान से हमें क्या क्या जानकारी मिल सकती है। जैसे एन के मान से हमें दो जानकारी मिल रही थी, क्या क्या, कोष के विषय में और इलेक्ट्रॉन के विषय में, है ना, कि कुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं कोष में। पूरी संपूर्ण जानकारी नहीं है इलेक्ट्रॉन की, सिर्फ कोष में बताया है कि कोष में कितने हैं, पर एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन होते कहाँ है बताना। देखो, कोष के अंदर उपकोष, उपकोष के अंदर कक्षक, और कक्षक के अंदर कौन आएंगे, इलेक्ट्रॉन, यानी ये कक्षक है, इनके अंदर कौन होंगे, इनके अंदर होंगे इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन इनके अंदर कैसे भरे होंगे, ऐसे ऊपर नीचे। एक में कितनी क्षमता होती है, 2 की क्षमता होती है, ठीक है। सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सब में। तो देखो, कोष, कोष के अंदर उपकोष, उपकोष के अंदर कक्षक, कक्षक के अंदर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। तो संपूर्ण जानकारी ये है। जैसे मैंने कहा कि इंडियन, इंडियन में पूछा कहाँ, इंडिया में कहाँ हो, तुम कहो मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश में कहाँ हो, तुम कहो शिवपुरी। मैं कहूँगा नहीं, और बताओ शिवपुरी में कहाँ हो, तो तुमने उस कॉलोनी का नाम बताया और अपना घर का नंबर भी बताया कि मैं सिटी सेंटर वार्ड नंबर 10 में रहता हूँ। ये सही एक्चुअल जो जानकारी है ये है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की कोष में कहने से संपूर्ण जानकारी नहीं हो गई कि कोष में इतने हो गए। वो कोष में है कहाँ पर, कोष में, कोष में भी कहाँ है, कक्षक में। कौन से कक्षक में, वो जानकारी प्रॉपर है। ऐसे ही दिगंशी क्वांटम संख्या में क्या बताती है, जो एल का मान है वो हमें उपकोष के विषय में जानकारी देती है कि किस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो देखो, नंबर 1, एल के मान, एल जो एल है इसके मान, एल के मान एन पर निर्भर करते हैं। मतलब दिगंशी क्वांटम संख्या का मान मुख्य क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है। वो तो जुड़ी है, देखो इससे ये जुड़ी है, तो बताओ इसका मान इस पर ही तो निर्भर करेगा, है ना। यानी तुमने कही मैं इंडियन हूं, तभी तो बात बनेगी कि तुम मध्य प्रदेश में हो, कोई यूपी में हो। मैंने कह दिया मैं तो अमेरिकन हूं, तो मध्य प्रदेश की बात ही कहाँ आई, है ना। यदि आपने ये कहा कि कोष में है, तभी तो पता चलेगा कि कौन से कोष में है, कोष के अंदर कौन होंगे, उपकोष। ऐसे ही एल का मान किस पर निर्भर करेगा, मुख्य क्वांटम संख्या पर। तो एल का मान एन पर निर्भर करता है। एल का मान किस पर निर्भर करता है, एन पर निर्भर करता है, ठीक है। और किसी एन के लिए एल के मान, किसी भी एन के लिए, किसी एन यानी मुख्य क्वांटम संख्या के लिए एल के मान हमेशा, एक फॉर्मूला है इसका, जीरो से लेके n-1 तक होते हैं, n-1 तक होते हैं। अर्थात इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अर्थात L बराबर, L का मान कहां से कहां चल रहा है, 0 से n-1 तक। L का मान कहां से कहां है, 0 या 0 से बड़ा, और n-1 या n-1 से छोटा, ठीक है। अब देखो, एल के मान कहां से चालू होते हैं, 0 से कहां तक चलते हैं, n-1 तक। 0 से स्टार्ट होंगे और n-1 तक चलेंगे। जैसे मैंने तुम्हें n का मान दे दिया 4, तो बताओ एल के कितने मान होंगे, कौन कौन से होंगे, बोलो बोलो। n बराबर मैंने 1 दे दिया, n बराबर 1 का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, हमने देखा था कि कोष, बोलो क्या कोष, के कोष। n बराबर 1 का अर्थ क्या है, के कोष, ठीक है। और के कोष में आप मुझे l बताओ, l बराबर क्या होगा। देखो n बराबर 1 है, के कोष है, तो बताओ l बराबर क्या होगा। 0 से चलो, और n का मान कितना है, 1, 1-1 क्या होगा, 0, तो l का मान कितना आएगा, 0। मतलब हमेशा n बराबर 1 होगा, तब l बराबर क्या होगा, 0।
बताओ ये मान समझ में आया क्या? बोलो, आ गया? तो मैं अब यहाँ लिख रहा हूं, देखो ध्यान से। n बराबर 1 है तो l बराबर क्या होगा? 0 होगा। n बराबर 1 है तो l बराबर क्या होगा? 0। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। और हमेशा एक रूल है कि किसी कोश में उपकोश किसी कोश में उपकोश की संख्या n के मान के बराबर होती है। किसी कोश में उपकोशों की संख्या n के मान के बराबर होती है। कोश में उपकोश कितने होते हैं ये हम कैसे पहचानेंगे? n के मान से। अब मुझे तुम बताना कि यहाँ n बराबर 1 है तो बताओ कितने उपकोश होंगे? n बराबर 1 है तो कितने उपकोश? एक। मैंने क्या कहा? उपकोशों की संख्या n के मान के बराबर होती है। n का मान 1 है तो कितने उपकोश? एक। कौन सा वाला? s। होगा कि नहीं? कौन सा उपकोश होगा? बोलो, s। होगा कि नहीं? देखो उपकोश कितने हैं? 4, s, p, d और f। मैं कह रहा हूं n बराबर 1 है। n बराबर 1 है तो मैंने तुमसे कहा कि उसमें एक ही उपकोश होगा क्योंकि n का मान 1 है। n बराबर 2 है तो कितने उपकोश? 2। कौन कौन से? पहला और दूसरा। कौन कौन से हो गए? s हो गया एक तो, और दूसरा p हो गया। n बराबर 3 है तो बताओ कितने उपकोष? 3। कौन कौन से? s, p, d। n बराबर 4 है तो कितने उपकोष? 4। s, p, d और f। ठीक है, 4 हो गए। और यदि मैं n बराबर 5 लिखता तो कौन से उपकोष? s, p, d, f, g। 6 होते तो s, p, d, f, g, h। इस तरह से उपकोष बढ़ते जाते। मतलब कभी मत भूलना कि किसी कोष में उपकोषों की संख्या n के मान के बराबर होती है। बोलो, इसको नहीं भूलोगे इस लाइन को, कि किसी कोष में उपकोषों की संख्या n के मान के बराबर होती है। जैसे n बराबर 1 तो आप कह दोगे मुझसे कि एक उपकोष है जिसका नाम क्या है? s। 2 है तो 2। क्या क्या नाम है? s और p। 3 है तो 3 s, p, d हो। 4 है तो s, p, d, f। ठीक, अब आते हैं वहीं पे। जैसे मैंने कहा n बराबर 1 तो k कोष। l बराबर कितना आएगा? फॉर्मूले से 0। यानी कि s उपकोष में कितना हो गया? 0 हो गया। अब एक चीज और तुम्हें देखनी है कि l बराबर 0 है तो यहाँ पे हम लिख देंगे कौन सा उपकोष आ रहा है यहाँ पे? s उपकोष। अब मुझे तुम बताओ n बराबर 2 है तो कौन सा कोष है? l कोष। तो l का मान बताओ जल्दी से, इसमें बताओ कमेंट में। 2 है तो l के कौन कौन से मान होंगे? बोलो। एक तो 0 तो हो गई, 0 से स्टार्ट होता है। और या 2 रखो, 2 माइनस 1 कितना बचा? 1। तो 0 से 1, 0 और 1 हुए। हाँ, अब मुझे तुम बताओ n बराबर 3 है तो m कोष माना जाएगा, और m कोष के लिए मुझे l के मान बताओ। हाँ, 0, 1 और 2। कमेंट में लिखो सब बच्चे कौन कौन से मान होंगे l के। 0, 1, 2। 3 मत कर देना, क्यों? हाईएस्ट n का मान 3 है तो n माइनस 1 तक चलना है हमें। हमें चलना n माइनस 1 तक है तो कौन कौन से मान होंगे? 0, 1, 2 बस। तो 0, 1 और 2। n बराबर 4 के लिए निकालो, क्योंकि तुम लिखोगे ना तभी तुम्हें अच्छा समझ में आएगा। 4 के लिए बताओ, n बराबर 4 के लिए
0 1 2 3, 0 1 2 3, हाँ सही है, 0 1 2 और 3। अब मैं इसको डायग्राम में भी लिख रहा हूं, देखो n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए मान l बराबर एक तो 0 और 1, n बराबर 3 के लिए l के मान 0 1 और 0 1 और 2, और l बराबर n बराबर 4 के लिए 0 1 2 और 3। ये मान आ गए, देख लो डायग्राम में मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया। अब बात आती है कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे भरे हम, यहां तक समझ में आ गया बच्चों? अच्छा, एक सारणी और बना लो ऐसे, मैं लिख रहा हूं, इसको हटा रहा हूं, ऐसे उपकोष, उपकोष, और एक में लिख रहा हूं मैं एल का मान, ठीक है, या एल का मान में पहले लिख दे, एल का मान, और यहां लिख दिया उपकोष। इसको तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, देखो देखो एल का मान कहां से चालू हुआ था, पहले 0 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, ठीक है, यहीं तक गए अभी तक हम। बताओ एल बराबर 0 के लिए कौन सा उपकोष है, एस है। अब देखो एल बराबर 1 के लिए कौन सा उपकोष है, 1 के लिए पी, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, एस कॉमा पी उपकोष। ध्यान से देखना, 0 के लिए एस फिक्स है, 0 के लिए एस है, तो 1 के लिए कौन सा बच गया, पी। देखो एल बराबर 0 और 1, दो उपकोष थे, एल के मान कितने आए, 2, तो कितने उपकोष है, 2, कौन कौन से, एस और पी। देखना एल बराबर 0 के लिए एस उपकोष, एल बराबर 0 और 1 के लिए, 0 के लिए तो एस है, तो 1 के लिए क्या बच गया, पी। इसमें बताओ कौन से होंगे, 0 1 2 के लिए एल बराबर 0 1 2 के लिए, 0 के लिए तो एस, और पी 1 के लिए पी, और 2 के लिए बताओ क्या होगा, डी उपकोष। होगा कि नहीं, बोलो। ये समझ में आ रहे हैं, 0 के लिए एस, 1 के लिए पी, और 2 के लिए डी, और 3 के लिए कौन सा, एफ उपकोष। इससे हमें एक सारणी बन गई हमारी, 0 के लिए क्या फिक्स है, एस। अब बताओ 1 के लिए क्या फिक्स है, पी, और 2 के लिए क्या है, डी उपकोष, 2 के लिए क्या है, डी, और 3 के लिए क्या है, एफ। ये समझ में आया, बताओ, एस पी डी एफ। अब कभी भूलोगे तो नहीं, ये बहुत आता है, ये आता है एल बराबर 0 1 2 3 के लिए उपकोषों के नाम बताओ, तो तुम कहना 0 1 2 3 के लिए एस पी डी एफ होते हैं, वो कहेगा 0 के लिए एस, वो कहेगा एल बराबर 2 के लिए, तो ये मत कहना एस और पी, ये कहना डी। एल बराबर 2 के लिए कौन सा मान होता है, डी, या मैं ये कहूं डी के लिए एल का मान, डी उपकोष के लिए एल का मान 2, एफ उपकोष के लिए एल का मान 3, पी उपकोष के लिए एल का मान 1, और एस उपकोष के लिए एल का मान 0 होता है। कभी मत भूलना, नहीं भूलोगे बताओ। देखो हमने निकाला भी है, ये प्रूफ भी किया है कैसे निकल के आया, ठीक है, नहीं भूलोगे। एस के लिए एल का मान 0, ठीक है, चाहो तो ऐसे लिख लो, और चाहो तो तुम ऐसे लिखो, जैसे उपकोष ऊपर डाल दो यहाँ पे उपकोष, ठीक है, और यहाँ नीचे एल का मान, एक ही बात है, एल का मान, ठीक है। तो उपकोष कौन से हैं हमारे, एस पी डी और एफ, एस पी डी एफ, इनके लिए बोलो एल के मान 0 1 2 और 3। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारणी है, ये तुम्हें ध्यान रखनी है, निकाली हमने ऐसे ही, इसी से निकाली।
क्लियर हुआ बोलो? हाँ, अब बात आती है कि इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे। तो देखो ध्यान से, एस कक्षक है, इस पूरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 2। और इस पूरे कोश में कौन सा उपकोश है? एक, जिसका नाम है एस। तो तुम बताओ, पूरे कोश में 2 घूम रहे हैं, तो उपकोश में भी कितने होंगे? 2। मतलब एस में भी कितने इलेक्ट्रॉन भरे होंगे? 2 भरे होंगे कि नहीं? तो अब तुम हमेशा ये ध्यान रखना, कोई तुमसे पूछे कि एस उपकोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कह देना 2। क्या कहोगे? 2। एस में अधिकतम कितने होते हैं? 2। कभी नहीं भूलोगे। अब देखो, ऐसे ही धीरे धीरे हम इलेक्ट्रॉन सीख जाएंगे। हर एक एस में कितने होंगे? 2। इस एस में भी 2 होंगे। सभी एस में कितने होंगे? 2-2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। माने इसमें भी 2, इस एस में भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी, सभी एस में कितने होंगे? 2। अब बारी आती है पी में अधिकतम कितने। ऐसे क्वेश्चन आता है, एस, पी, डी और एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन बताओ। तो ये तो मुझे तो याद है, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 10, उसमें 14। लेकिन तुम्हें रटने नहीं है, अब इससे निकालें, इस चित्र से। ठीक है, देखो एस में 2 फिक्स हो गए, पता चल गया? समझ में आया बोलो, एस में 2 कैसे आए? क्योंकि पूरे कोश में 2 है, तो कोश में भी कितने होंगे? 2। अब देखो पी में कितने हैं? पी में अधिकतम कितने होंगे? देखो इस पूरे कोश में कितने हैं, देखना, इस पूरे कोश में कितने हैं? 8। जिसमें से 2 तो एस में ही चले गए, तो अब कितने बचे? 6। तो जो बचे हैं वो किस में होंगे बेटा? पी में होंगे कि नहीं? इतना समझ में आया? बताओ जल्दी से। आ गया? एस में 2 है, तो पी में कितने बच गए? 6। टोटल कितने होने चाहिए इस कोर्स में? 8 होने चाहिए कि नहीं? तो 6 पी में होंगे, तो 2 एस में होंगे। अच्छा, अब तीसरे में बताओ, तीसरे में तुम बताओ, एस में तो 2 फिक्स है, पी में कितने फिक्स हो गए? 6 हो गए कि नहीं? हमेशा हमेशा के लिए, यानी कि पी में हमेशा हमेशा के लिए 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मुझे डी में बताओ और एफ में। पहले डी में बताओ, डी में कितने होंगे? काय से निकालोगे? इस तीसरी कक्षा से निकालोगे। बताओ डी में कितने होंगे? सही देखो, अच्छे से देखो। हाँ, कैसे निकाला ये निकाला हमने ऐसे। देखो एस में 2 थे, फिक्स है पहले से, पी में 6 है, ये भी फिक्स है, तो 6 और 2 8, तो एस और पी नहीं घेर ली जगह। अब टोटल हमारे पास इसमें जगह कितनी की थी? 18 की, जिसमें से 8 इलेक्ट्रॉन तो कहाँ जा चुके हैं? एस और पी में। तो 18 में से 8 इलेक्ट्रॉन एस और पी में चले गए, तो बताओ डी के लिए कितने बच गए? 10। तो हमने ये निकाल लिया कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10। अब आती है एफ की बारी। डी में तो 10 फिक्स हो गए, एस में कितने फिक्स थे? 2, पी में कितने थे? 6, डी में कितने हैं? 10। एफ में बताओ कितने होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल। कैसे निकाला? इस पूरी कक्षा में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 32। 32 में से देखो 2 तो चले गए इसमें, पी चले गए, पी में चले गए 6, तो 8, और 10 चले गए इसमें, डी में कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन तो किस किस में चले गए? एस, पी, डी में ही चले गए 18। तो 32 में से, टोटल 32 में से 18 घटाओगे तो कितने बच गए? 14।